वेलकम बैक टू फिजिक्स मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझने और सीखने वाले हैं। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों का अभिक्रिया होता है तो जो उत्पाद बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी दो यौगिक है, जैसे मैंने मान लिया कि हमारे पास मैग्नीशियम, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है मैग्नीशियम प्लस मेरे पास है ऑक्सीजन। और इनकी अभिक्रिया, दो यौगिक है और इनकी अभिक्रिया से कोई उत्पाद बन रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो होता है इनको हम कहते हैं अभिकारक। इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और इसको उत्पाद, इसको हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और इसको हम लेते हैं राइट हैंड साइड में। क्या इतना क्लियर है कि ये जो एरो है, तीर है, तीर से पहले अभिकारक, अभिकारक नहीं, अभिकारक, और तीर के बाद जो भी बनता है वो हमारा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दो, ये जो तीर है, ये तीर जो है ये अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तन को दर्शाता है, में परिवर्तन को दर्शाता है। ध्यान से सुनना। क्या है कि ये जो तीर है ये अभिकारक है, तो अभिकारकों को उत्पाद में, क्योंकि अभिकारक किसमें बदल रहा है, उत्पाद में, तो अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन, जो उत्पाद में जो भी परिवर्तन होता है परिवर्तन में दर्शाता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। और इस एरो को जो है, ये एरो जो है, ये एरो की दिशा हमेशा अभिकारक से किधर होता है, उत्पाद की ओर ही होता है। और ये दिखाता है कि अभिक्रिया में जो भी अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया में जिधर परिवर्तन हो रहा है, देखो अभिकारक से उत्पाद की ओर परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये एरो भी हमेशा अभिक्रिया से उत्पाद की ओर परिवर्तन की दिशा को दर्शाता है। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, कब समीकरण संतुलित होता है और किस लिए कोई भी समीकरण संतुलित, रासायनिक समीकरण संतुलित होता है। तो देखो टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होगा? तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या समान हो तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित रासायनिक समीकरण तभी समान होते हैं जब दोनों, जो अभिकारक है और उत्पाद है, इन दोनों में जो परमाणुओं की संख्या है वो समान है। ये तभी संभव है
अगर संतुलित तभी संभव है जब दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है। अगर दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं है तो वह क्या होगा, असंतुलित समीकरण होगा। और ये किस नियम पर आधारित है, ये है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम अनुसार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। जब किसी रासायनिक समीकरण में जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या, उत्पादों की अभिकारकों और उत्पादों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है इतना? कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लू, अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लू, अगर मैं लेता हूं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जिंक सल्फाइड प्लस क्या बने, क्या बाहर आएगा, H2O। ये सब हम आगे देखेंगे कि कैसे जिंक सल्फेट के साथ गया है, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये सब आगे हम धीरे धीरे अपने लेक्चरों में देखेंगे। अभी सिर्फ संतुलित समझो कि संतुलित कैसे होता है। क्या ये समीकरण संतुलित है? माना, चलो चेक करते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। तो इसको संतुलित है या नहीं चेक करने के लिए सबसे पहले क्या लिखो, यहां लिखो तत्व, मतलब ये तत्व है। तत्व के बाद यह अभिकारक है ना, तो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, और ये किस साइड में है, अभिकारक जो है वो किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। साथ ही साथ मुझे क्या लेना है, उत्पादों में उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। उत्पाद किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। ठीक है, हमारे पास तत्व क्या क्या है, देखो हमारे पास तत्व क्या है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये हमारे पास चार तत्व है ना। अगर मैं अभिक्रिया देखो, अभिकारक और उत्पाद में देखूं तो हमारे पास क्या चार ही तत्व हैं। ठीक है, अब अभिकारक में परमाणु की संख्या, सबसे पहले जो जिंक है, सिर्फ मैं अभिकारक की बात कर रहा हूं जो अभिकारक में है। अभिकारकों में जिंक कितना है, एक, जो जिंक की संख्या है वो कितनी है, एक। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, दो, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है। सल्फर, सल्फर कितना दिख रहा है, एक। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर देखो, ये जो चार है ना सिर्फ ऑक्सीजन पर है। किस पर है, ऑक्सीजन, दिखे तो ऐसे HO4। ये चार पर नहीं लेना है, सिर्फ किस पर लेना है, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर संख्या कितनी है, चार। अब उत्पाद में देखो, राइट हैंड साइड में है, उत्पाद में जिंक कितनी है, जिंक है हमारा एक। फिर सल्फर कितना है, सल्फर एक, तो यहां सल्फर एक।
फिर कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे कितना दिख रहा है? 4। तो ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 2। तो देखो, क्या अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान है? अगर मैं जिंक पर, देखो जिंक तत्व की बात करूं तो इसमें अभिकारक में भी परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में भी परमाणु संख्या 1। अगर मैं हाइड्रोजन तत्व की बात करूं तो अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2। अगर मैं सल्फर की बात करूं तो अभिकारक में भी 1 और उत्पाद में भी 2। अगर मैं ऑक्सीजन तत्व की बात करूं तो इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा समीकरण है ये संतुलित है। क्या है ये हमारा क्या है? संतुलित है। तो अगर कोई समीकरण संतुलित है या नहीं, उसको मैं ऐसे जांच सकता हूं कि एक तरफ तुम्हें तत्वों के नाम लिखना है, फिर देखना है कि अभिकारक में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें हर एक तत्व पर कितना कितना परमाणु संख्या दे रखा है। फिर उसी प्रकार से तुम्हें उत्पाद, मतलब जो राइट हैंड साइड में है, उसका लिख लेना है। अगर वो समान है तो वो संतुलित कहलाएगा। अगर वो समान नहीं है फिर हमें संतुलित करना है। तो अब मुझे देखना है कि किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, इसमें एक चीज और है, मैं बता देता हूं कि हमारे पास जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण में जो अभिकारकों में परमाणु की संख्या है और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है? समान है। कि इसमें क्या है कि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या जो है वो उत्पादों में परमाणु की संख्या के क्या है? परमाणुओं के उत्पादों में परमाणुओं की संख्या जो है वो समान है। कि अभिकारकों में जो परमाणु संख्या है वो उत्पादों में परमाणु की संख्या के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि अतः ये समीकरण जो है, ये जो समीकरण है ये संतुलित है। क्या है? संतुलित है। देखो, किसी भी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये मैंडेटरी है कि किसी भी समीकरण अगर असंतुलित है तो उसे संतुलित करना ही है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है द्रव्यमान के संरक्षण। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम अनुसार यह होता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया होगा लेकिन उसमें जो भी तत्व होंगे या जो भी अभिकारक होंगे और जो उत्पाद बनेगा उसका द्रव्यमान जैसा है वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इसीलिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो द्रव्यमान समान होने का मतलब से क्या मतलब रखता है? कि उसका परमाणु संख्या समान हो। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है तो आगे अब हम कंटिन्यू। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक असंतुलित समीकरण को मानूंगा और फिर उस असंतुलित समीकरण को मैं क्या करूंगा? संतुलित करूंगा। उसके लिए मुझे क्या देखना है कि उसके दोनों तरफ द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए? द्रव्यमान समान होना चाहिए। द्रव्यमान समान होने का मतलब उन अभिकारकों और उत्पादों में जो तत्व है, तत्वों के परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसमें जिस तत्व की परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होती है उस तत्व को पहले संतुलित करते हैं। ये नोट करके लिख लेना। चलिए देखो, माना एक असंतुलित समीकरण, माना एक असंतुलित समीकरण।
हमने एक असंतुलित समीकरण लिया, देखो कैसा है वो। मैंने माना उसे, जब मैं आयरन को जल के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो हमारे पास Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है वो मुक्त होता है। अब देखते हैं कि बाकी मैंने जो लिया वो असंतुलित है भी या नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तत्व, फिर अभिकारक या अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, और वो किस साइड में है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा है उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये हमारा किस साइड में है, ये हमारा राइट हैंड साइड में है। ठीक है, चलो देखो तत्व कौन कौन से है हमारे पास। हमारे पास तत्व है, सबसे पहले तत्व लिख लेते हैं कौन कौन से है। Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सबसे पहले देखो, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक, अब हम देखेंगे उत्पादों में परमाणुओं की संख्या यानी कि राइट हैंड साइड में Fe कितना है, 3, हाइड्रोजन कितना है, 2, और जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? क्या आपको ये समीकरण संतुलित दिख रहा है? नहीं, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या ही सेम है, बाकी आयरन की और ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो सेम नहीं है। तो अब मुझे इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए मैंने अभी कहा, नोट करके लिख लो, उस तत्व को पहले संतुलित करना है, संतुलित करना है जिसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, और चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, दोनों में से किसी साइड में। तो दोनों साइड को अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को देखोगे तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो सबसे अधिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है। तो यही फॉर्मूला मैं लेके चलता हूं, Fe प्लस H2O, और जैसे अभिक्रिया कराता हूं तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो देखो सबसे पहले हमें किसको संतुलित करना है, ऑक्सीजन को ना। अब ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए ध्यान से देखना, राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो 4 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 2 है, सॉरी 1 है, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन के साथ 2 है ना कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको मुझे 4 करना है ना, तो मुझे क्या करना है, इस पूरे को 4 से गुणा कर देना है। जैसे मैं 4 से गुणा करूंगा, अब 4 से गुणा जब करूंगा तो ये दोनों गुणे में है, तो अगर मैं बाहर 4 गुणा करूंगा तो ये 4 इसके साथ भी गुणा होगा और ये 4 इसके साथ भी गुणा होगा। तो ये तो ऑक्सीजन 4 हो गया, मतलब ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो गया। मैंने अब देखो, अब ऑक्सीजन दोनों तरफ कितना हो गया, 4 हो गया। बट अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, बट हाइड्रोजन अब असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन में देखो पहले संतुलित था, अब असंतुलित हो गया। अब इधर 8 हुआ तो इधर भी कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो इधर मैं किससे, राइट हैंड साइड में किससे गुणा करूंगा, इधर मैं किससे गुणा करूंगा, 4 से। तो इधर भी 4, इधर भी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 से गुणा
और राइट हैंड साइड में भी 4 से गुणा। तो ये भी 8 हो गया, ये भी 8 और ये 4। तो दो चीजें अभी तक हमारे पास संतुलित हो गया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन संतुलित और हाइड्रोजन हाइड्रोजन संतुलित। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन संतुलित। अब Fe देखो, Fe राइट हैंड साइड में 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में है कितना 1, तो इसको 3 करने के लिए क्या करना है 3 से गुणा। तो इससे किससे गुणा कर देना है 3 से, तो कितना हो जाएगा 3। तब मैं कह सकता हूं अतः ये समीकरण संतुलित है। अतः यह समीकरण संतुलित है। मतलब इसमें द्रव्यमान संख्या समान है। अब द्रव्यमान संख्या समान है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में जो परमाणु संख्या है वो समान है। तो ऐसे किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये जो फंडा है वो तुम्हें और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां से नोट डाउन कीजिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है। तो बोर्ड में कुछ इस प्रकार लिख के आता है कि निम्नलिखित समीकरण दिए होंगे और उसको तुम्हें संतुलित करना है। और 101% ये को संतुलित करना तुम्हें बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। इसलिए और आगे केमिस्ट्री को बेटर करने के लिए तुम्हें किसी भी समीकरण को संतुलित करना आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देखो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है पहला कि जब नाइट्रिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस क्या बनता है जल। क्या वास्तव में यह संतुलित है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट। क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है ना। एक बार तुम इसको देख सकते हो कि संतुलित है कि नहीं। देखने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, इधर 1 है बट इधर 2 है। क्या संतुलित है, तो देखकर ही पता चल रहा है कि यह संतुलित नहीं है। तो HNO3 प्लस CaOH का टॉइस और ये आया हमारे पास CaNO3 टॉइस प्लस H2O। अब देखो 10th में हो तो आवर्त सारणी तुम्हें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवर्त सारणी में 10th में S ब्लॉक, P ब्लॉक के तत्व और D ब्लॉक के कुछ तत्व 3D श्रेणी और 4D की श्रेणी का नाम तुम्हें पता होना चाहिए और उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी संतुलित करने जाओ तो सबसे ज्यादा जिन तत्व की परमाणु संख्या होगा तुम्हें वो लेकर चलना है। इसके लिए तुम्हें किसी भी तत्व का क्या पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पर पता होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक पता होने के लिए तुम्हें पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो पीरियोडिक टेबल एक बार थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना। उसमें H ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक के कुछ तत्व जो हाई स्कूल तक के हैं वो तैयार कर लेना। वो एक बार मैं पीरियोडिक टेबल लिखकर बता दूंगा हाई स्कूल में कौन कौन से पूछा जाता है और कौन कौन से नहीं पूछा जाता है। चलिए देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, यही तो है। मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड अभिकारक और उत्पाद में देखूं तो यही तो है। तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का है। तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन संतुलित करो। ऑक्सीजन इधर कितना है 3, 3 और 2 5, इधर कितना है 3 और 2 5 है ना। इधर कितना है, इधर देखो 3 है ये और 2 बाहर
बाहर है ना, इसका मतलब ये दो बाहर का मतलब इससे गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, तो ज्यादा हो गया ना। अब देखो एक चीज, ये पूरा ऑक्सीजन वाला जो टर्म है ये पूरा ब्रैकेट में है और उसके साथ एन जुड़ा हुआ है ना, और वो टोटल कितना है 2। क्या ये पूरा टर्म इस टर्म के साथ है? देखो ध्यान से देखना, अगर ऑक्सीजन के साथ पूरा टर्म कोई है और वो ब्रैकेट में है तो उस पूरे को एक साथ संतुलित करना, तो ये पूरा 2 है, तो यहां भी कितना होना चाहिए 2। तो मैं किससे गुणा कर दूंगा इसको? 2 से गुणा कर दूंगा। जैसे 2 से गुणा कर दूंगा तो अब देखो ये पूरा 2, तो ये पूरा क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब ये संतुलित हो गया। अब इसके साथ कौन जुड़ा है? अब हाइड्रोजन कितना हुआ है? ये और ये तो संतुलित हो गया ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। तो यहाँ 2 करने के लिए यहाँ पर, यहाँ तो 2 है, यहाँ 2 करने के लिए किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। अब जैसे मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया तो अब मेरे पास हाइड्रोजन बचा है। तो हाइड्रोजन देखो कितना है? 2 दूनी 4, बट इधर कितना है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन 2, ये देखो ये तो 4 है, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन भी हो गया, नाइट्रोजन यहां भी 2, यहां भी 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, तो ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास क्या है? NaOH प्लस H2SO4, ये NO2SO4 प्लस H2O, सेम हमारे पास सेम है। तो सबसे पहले सोडियम देखो, सोडियम का 11 है परमाणु क्रमांक, तो सबसे पहले सोडियम को क्या करो? संतुलित करो। तो सोडियम यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ कितना है? 2। तो अगर इसको मुझे संतुलित करना है तो अगर राइट हैंड साइड में 2 है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना चाहिए? 2। तो इसको 2 करने के लिए किससे गुणा करो? 2 से। जैसे मैं इसे 2 करने के लिए 2 से गुणा कर सकता हूं, करता हूं, तो यहां भी 2 हो गया, यहां भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। तो सोडियम के बाद उसके बाद कौन है जिसकी परमाणु संख्या ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हुआ? 2, 2 और 4 6। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 6, बट यहाँ कितना है? यहाँ देखो 4, 4 और 1 5, मतलब मुझे एक और चाहिए। तो अगर मैं इससे 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो गया? 2 और 2 और 4 6। तो अब सोडियम और ऑक्सीजन दोनों क्या, हाइड्रोजन दोनों क्या हो गया? संतुलित। सॉरी, सोडियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गया? संतुलित। अब मुझे देखो किस इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, 2 दूनी 4, तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, कितना हो गया? 4। क्लियर है? एक सल्फर एक सल्फर, तो ये भी हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा हमारे पास क्या है? अगर मैं तीसरे की बात करूं तो NaCl प्लस AgNO3, तो क्या आ जाएगा? ये AgCl प्लस NaNO3। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं। इसमें भी सोडियम है ना, इसमें भी सोडियम है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सोडियम है, सिल्वर है। सिल्वर देखो 1, सिल्वर 1। सोडियम कितना है? सोडियम 1, सोडियम 1। क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। तो बचा क्या है? NO3, NO3। तो ये तो पूरी तरह से क्या है? हमारा संतुलित है, इसे हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है। क्या इसे संतुलित करने की जरूरत है? नहीं। तो अब हम देखेंगे चौथा। देखो चौथा क्या है? चौथा है हमारा BaCl2 प्लस H2SO4 प्लस BaSO4
प्लस HCl। देखो सबसे पहले कौन है, क्लोरीन है ना, सबसे ज्यादा क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन को संतुलित करो, तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए क्या है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा है ना इसमें पूरे में, तो कितना होगा इसका, क्लोरीन का 2 है, तो यहां पर भी क्लोरीन कितना होना चाहिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है तो राइट हैंड साइड में 2 होना चाहिए। इसके लिए हम इसको 2 से क्या कर देंगे, गुणा। जैसे 2 से गुणा करूंगा तो क्लोरीन यहां भी 2, यहां भी 2, क्लोरीन क्या हो गया, संतुलित। अब क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2, 2 इधर हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ कौन है, सल्फर। सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। देखो बी ये 1, बी ये 1, तो ये भी क्या संतुलित है, तो ये भी पूरी तरह से संतुलित है। तो ऐसे किसी समीकरण को हम संतुलित करते हैं और इस समीकरण को ऐसे संतुलित किया जाता है। तो जब भी तो अब तुम्हें किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित करना है तो तुम ऐसे उसको संतुलित कर सकते हो। अगर ऐसे दिक्कत है तो पहले उसको तत्व, अभिकारक की परमाणु संख्या, उत्पाद की परमाणु संख्या लिखकर भी तुम उसको संतुलित कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, लेकिन कंडीशन ये है तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तत्व की परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या कितनी होती है। इसके लिए थोड़ा पीरियोडिक टेबल रिवाइज करना।